तो एको इज विजुअल इंस्पेक्शन, ईसीजी इज इनडायरेक्ट इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग। कब कराना चाहिए, और टीएमटी को लेकर के भी लोगों के दिमाग में बड़ी शंका रहती है कि 100% सही इसके रिजल्ट्स आते हैं या नहीं आते हैं, तो इस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को गाइड करिए। डॉक्टर साहब, क्या हर एंजियोग्राफी के बाद स्टेंट डालना जरूरी होता है? जितनी ज़्यादा आपके शरीर के बारे में नॉलेज डॉक्टर को होगी उतने अच्छे से वो ट्रीटमेंट कर पाएंगे। जी, नमस्कार दर्शकों, दिल की बात डॉक्टर गर्दे के साथ के चौथे एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं दिल से जुड़े हुए विभिन्न टेस्ट्स के बारे में। ये टेस्ट क्यों कराए जाते हैं, इनकी क्या उपयोगिता है और इन सब से क्या कुछ निकल के सामने आता है, उसको लेकर के आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, हम कुछ प्रश्न डॉक्टर साहब के सामने रखेंगे और डॉक्टर साहब से इन प्रश्नों के उत्तर ज़रूर जानेंगे। और संक्षेप में मैं बताऊं तो कुछ दर्शकों ने हमारे पास कुछ अपने क्वेश्चंस और चिंताएं लिख के भेजी हैं, जो कि मैं एपिसोड की शुरुआत में ही आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो कुछ चिंताएं क्या क्या हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला तो ये है कि एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने लिखा है कि ईसीजी नॉर्मल है, फिर भी डॉक्टर साहब टेस्ट क्यों लिख रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, टीएमटी कराना ज़रूरी है या नहीं। एक दर्शक लिख रहे हैं कि सीटी एंजियोग्राफी और एंजियोग्राफी में फ़र्क क्या है। तो ये सारे टेस्ट किस तरह से होते हैं, क्यों होते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और ये जो आज का एपिसोड है, आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि समझ को विकसित करने के लिए है और सही फैसला लेने के लिए है। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे डॉक्टर स्वप्निल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस एपिसोड की कि जो पहला प्रश्न मैंने आपको बताया था कि ईसीजी नॉर्मल आने के बावजूद दिल की बीमारी गंभीर कैसे हो सकती है, इस बारे में थोड़ा हमें बताएं। जी, ईसीजी जो हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को पिक करता है। अगर एक्टिव अटैक है, जो ब्लॉकेज है उसकी वजह से करंटली प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट में अटैक चल रहा है, तो ईसीजी इस चीज़ को पिक कर लेता है। दूसरे टाइप की बीमारी होती है जो कि कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन धीरे धीरे कई वर्षों से होते हुए आ रहा है, जिस केस में ईसीजी नॉर्मल हो सकता है। इसलिए हर बार ज़रूरी नहीं होता कि ईसीजी में ब्लॉकेज दिखे। अगर उस ब्लॉकेज की वजह से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अफेक्ट हो रही है तो वो ईसीजी में दिखती है। तो ऐसी भी बीमारियां हैं जिसमें ईसीजी में दिख जाता है कौन सी नस में क्या ब्लॉकेज है, और ऐसी भी बीमारियां हैं जिसमें ईसीजी नॉर्मल आएगा लेकिन हार्ट की नसों में ब्लॉकेज हो सकता है। ओके, तो मतलब ये जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जो ईसीजी आप जो सोचते हैं कई बार कि नॉर्मल आया लेकिन उसके बाद ब्लॉकेज वाली समस्या क्यों सामने आई, तो डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया कि कई बार इलेक्ट्रिकल के जो प्रॉब्लम होती है उसको तो डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन कई बार ब्लॉकेज संबंधी समस्या को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, तो ये समस्या आती है। तो सर, इसके साथ अब आगे बढ़ते हैं हम। सर, दूसरा एक प्रश्न हमारे दर्शकों ने भेजा है, उसमें पूछा है कि आम मरीज जो है ईसीजी और इको में कैसे फ़र्क को समझे। जी, अगेन ईसीजी हार्ट की इलेक्ट्रिकल गतिविधि को रिकॉर्ड करता है और दर्शाता है। ये एक स्क्रीनिंग टूल है, इससे हमको आइडिया लगता है कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, भले वो ब्लॉकेज हो, 4 चेम्बर्स में से किसी एक चेम्बर का डायलिटेशन हो, या अगर बीपी बढ़ा हुआ रहता है उसकी वजह से कोई चेंजेस है, तो ये ईसीजी में दिखते हैं। जो एको है वो एको आप खुद अपनी आँखों से सोनोग्राफी के माध्यम से हार्ट को लाइव धड़कते हुए देख रहे हैं, तो उसमें उसके चेम्बर्स, पंपिंग या जिसको ताकत बोलते हैं, वैल्व्स की बनावट, कोई लीकेज तो नहीं है, कोई वैल्व का सिकुड़न तो नहीं है, या इनडायरेक्ट मार्कर्स ऑफ ब्लॉकेज, जैसे हार्ट की पंपिंग किसी एक साइड की कम दिख रही है तो शायद ब्लॉकेज हो सकता है। तो एको इज विजुअल इंस्पेक्शन, ईसीजी इज इनडायरेक्ट इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग। जी, तो इन दोनों टेस्ट से पता चल पाता है कि हमारा हार्ट प्रॉपर शेप में है या नहीं है, और दूसरा इंटरनली वो ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सब टेस्ट सिम्बायसिस में काम करते हैं। इसका मतलब कोई एक टेस्ट पूरी तरीके से पूर्ण नहीं होता, लेकिन ये टेस्ट एक दूसरे की सहायता करके कंप्लीट डायग्नोसिस दे सकते हैं। जी, मतलब पूरी ओवरऑल पिक्चर के लिए हमें दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है। जी सर, तीसरा प्रश्न हमारा जो है वो टीएमटी से जुड़ा हुआ है कि टीएमटी कब कराना चाहिए, और टीएमटी को लेकर के भी लोगों के दिमाग में बड़ी शंका रहती है कि 100% सही इसके रिजल्ट्स आते हैं या नहीं आते हैं, तो इस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को गाइड करिए। टीएमटी जो टेस्ट है वो यूजुअली जो छुपी हुई बीमारी अगर सस्पेक्टेड है, किसी को रिस्क फैक्टर है, पैदल चलने में सांस फूल रही है और ईसीजी ओवरऑल नॉर्मल है, उस केसेस में टीएमटी होता है, या पैदल चलने में सीने में दर्द होता है, जिसमें हमको ये प्रूव करना है कि शायद
हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं। ऐसे केसेस में 40 या 45 ईयर्स के बाद TMT अब एक रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट बन चुका है। अब बात करते हैं उसकी सटीकता की कि वो कितना सटीक है, कितना एक्यूरेट है। तो हर टेस्ट की एक लिमिटेशन होती है, इस TMT टेस्ट की भी लिमिटेशन है। ये अराउंड 70 to 75% एक्यूरेट बताता है, लेकिन 25% फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकता है। मतलब कोई बीमारी अंदर ना हो फिर भी TMT में दिक्कत आए, ऐसा संभव है और ऐसा रूटीनली होता है जी। तो उसके बाद सर आगे बढ़ते हैं, CT एंजियोग्राफी को लेकर के जो हमारे दर्शकों के दिमाग में चिंताएं हैं या क्वेरीज हैं, तो उसमें ये जानना चाहते हैं कि CT एंजियोग्राफी क्या एंजियोग्राफी का विकल्प बन सकती है? देखिए, CT एंजियोग्राफी एक स्क्रीनिंग टूल है। अगेन, नॉर्मल एंजियोग्राफी जिसको कन्वेंशनल या कैथेटर एंजियोग्राफी बोलते हैं, वो फाइनल डायग्नोसिस देता है। तो अगर CT एंजियोग्राफी ये बताता है कि कोई बीमारी नहीं है तो वो एक्यूरेट है, लेकिन अगर वो ये बताता है कि आपकी नसों में कुछ परसेंटेज का ब्लॉकेज है, जो भी परसेंटेज हो, तो हमको उसको नॉर्मल एंजियोग्राफी से कंफर्म करना अनिवार्य है जी। क्योंकि CT स्कैन में बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे हार्ट रेट, बॉडी की बनावट, मोटापा, कैल्शियम का डिपोजिशन, जो कि उसकी एक्यूरेसी को अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए वो फाइनल डायग्नोसिस देने के लिए टेस्ट नहीं है, वो स्क्रीनिंग करने के लिए एक टेस्ट है। मतलब ओवरऑल एक जनरल ओवरव्यू आपको इससे मिल पाता है और बाकी के लिए फिर आपको इन डेप्थ जानकारी लेने के लिए दूसरे और टेस्ट परफॉर्म। अब मान लीजिए किसी को ये आप ये रिकमेंड नहीं कर सकते किसी को CT एंजियोग्राफी के बेसिस पे कि आपको बाईपास होना है या एंजियोप्लास्टी होनी है या दवाइयाँ चलनी है। जी, उसके लिए डीपर टेस्ट चाहिए, जो कि फाइनल टेस्ट कैथेटर बेस्ड एंजियोग्राफी होता है। जी सर, एंजियोग्राफी को लेकर के लोगों के मन में बहुत डर पैदा हो जाता है। अगर उनको एंजियोग्राफी सजेस्ट की जाती है तो डर जाते हैं, तो उनका डर कितना वाजिब है? देखिए, एंजियोग्राफी बहुत ही सेफ टेस्ट है। आजकल इतने एडवांस्ड कैथेटर्स और मशीन्स आ गई हैं कैथ लैब की कि 10 से 15 मिनट लगता है एक रूटीन एंजियोग्राफी को करने के लिए, और इसमें 1% से भी कम रिस्क होता है। तो 99% एंड बियॉन्ड ये सेफ टेस्ट होता है। लोगों को डर ये लगता है कि हमको दर्द होगा, कुछ चीज़ अंदर जाएगी। तो हमारे अंदर हार्ट वेसल जो जिसमें कैथेटर और वायर जाते हैं उसमें सेंसरी सिस्टम नहीं होता, वरना अपनी रगों में जो खून दौड़ रहा है आपको वो फील होता। क्या वो हमको फील होता है? वो फील नहीं होता। तो वहाँ सेंसरी सिस्टम नहीं होता, कैथेटर और वायर जाने का कोई पेन नहीं होता, सिर्फ एक नीडल प्रिक का पेन होता है जो लोकल एनेस्थीसिया देने के लिए काम में आता है। जी डॉक्टर साहब, क्या हर एंजियोग्राफी के बाद स्टेंट डालना जरूरी होता है? सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये प्रश्न डे टू डे प्रैक्टिस में ऑलमोस्ट रोज़ ही मुझसे पूछा जाता है। अगर किसी को एक्टिव अटैक है और आप 6 आवर्स के अंदर, 6 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंच गए, ऐसे हॉस्पिटल पहुंचे हैं जहां पर कैथ लैब, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की सुविधा है, तो उन 6 घंटे में डॉक्टर आपको ये ज़रूर एडवाइस देगा कि आप स्टेंटिंग करा लीजिए, क्योंकि हमको मालूम है हम ऐसा करने से आपकी जान, हार्ट की पंपिंग, आने वाले समय में आपकी तबीयत, इन तीनों चीज़ों में सुधार ला सकते हैं। लेकिन अगर किसी को अटैक नहीं है, फॉर एग्जांपल TMT होने के बाद एंजियोग्राफी की, उसमें कोई ब्लॉकेज आया, तो उसी समय स्टेंट डलवाना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी मरीज की सुविधा के लिए कि भाई कैथेटर इन प्लेस है, उसी रूट के थ्रू डाला जा सकता है, ये ऑप्शन, विकल्प दिया जाता है, लेकिन उसको कराना उसी समय इमीडिएटली नेसेसरी नहीं होता। सो इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। अगर अटैक है, इमीडिएट एंजियोप्लास्टी होनी चाहिए। अगर अटैक नहीं है तो पेशेंट को ये समय मिलना उसका अधिकार है कि वो पहले मरीज को, बीमारी को समझ ले और फिर डिसीजन ले। जी, तो देखा दर्शकों, ये जो बारीक बारीक बातें हैं खासतौर से एंजियोप्लास्टिक को लेकर के, कि कई लोग सोचते हैं कि बिल्कुल मस्ट है कि साहब लगना ही लगना है स्टेंट, लेकिन डॉक्टर साहब ने क्लियर किया कि जब ज़रूरत होती है, हार्ट अटैक की कंडीशन होती है, तभी उस पर जाने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर TMT कराया गया है और TMT में ऐसा कुछ दिख रहा है और हमारे पास अगर समय है तो ज़रूर उसको कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। सर, अगला प्रश्न जो है वो जो आज का हमारा एपिसोड का मेन मुद्दा है, टेस्ट्स। तो अक्सर ये मरीजों की शिकायत होती है या उनकी क्वेरीज होती हैं कि साहब इतने सारे टेस्ट क्यों कराए जाते हैं? देखिए, इन दिनों सिनेरियो हार्ट डिजीज़ का बदल चुका है। इसका मतलब ये है कि हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ यंग लोगों में भी मिल रहा है। जी, जैसे जो व्यक्ति जिम जा रहा है, फिट दिखता है बाहर से, या उसको फील फिट होता है, उसकी एंजियोग्राफी करो तो ब्लॉकेजेस निकलते हैं। जी, कोलेस्ट्रॉल का कोई सिम्टम नहीं होता, अगर वो बढ़ा हुआ है तो सीधे बीमारी के रूप में दिखेगा। जी। तो ये सब चिंताओं को देख के आजकल टेस्ट के पैकेजेस या एक
लिस्ट बनी है कि ये सब आप करा लीजिए, जिससे कि ये चीज़ छूटे नहीं। समय से पहले, कोई भी आकस्मिक स्थिति आने से पहले, अटैक आने से पहले हम सब चीज़ें डिटेक्ट कर सकें। कई बार अधूरे टेस्ट होते हैं, फिर मन में विचार आता है कि ये क्यों हुआ, इसलिए टेस्ट को पूर्ण तरीके से एक लिस्ट के फॉर्मेट में करना ज़रूरी होता है। जी, तो डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि आजकल जो खास तौर से जो हृदय की बीमारी है वो काफ़ी विविधताओं के साथ सामने आ रही है, इसलिए सारी चीज़ों को इंश्योर करना ज़रूरी होता है कि कहीं कोई चीज़ छूट ना जाए या कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट बात रह ना जाए, ताकि आपका हृदय किसी भी वजह से अफेक्ट हो और उससे का खामियाजा आपको आगे चल के भुगतना पड़े। इसलिए आजकल इतने टेस्ट ज़रूरी हो गए हैं, और तब भी डॉक्टर साहब का हमेशा यही कहना रहता है कि वो मिनिमल टेस्ट पे जाते हैं, जब ज़रूरत उनको लगती है तभी वो टेस्ट वगैरह प्रेस्क्राइब करते हैं। ज़्यादा टेस्ट कराने से एक फ़ायदा और होता है कि हम ट्रीटमेंट भी पूरा दे पाते हैं। जितनी ज़्यादा आपके शरीर के बारे में नॉलेज डॉक्टर को होगी, उतने अच्छे से वो ट्रीटमेंट कर पाएंगे। जी सर, एक प्रश्न और जो हमारे दर्शकों ने हमसे पूछा है सेकंड ओपिनियन को लेकर के है कि अक्सर ये होता है कि एक जगह जाकर के जब वो विज़िट करते हैं उसके बाद भी उनके मन में कुछ डाउट्स होते हैं और उनको लगता है कि एक बार कहीं और हमको पूछ लेना चाहिए, तो ये सेकंड ओपिनियन कब और कितनी ज़रूरी है? सेकंड ओपिनियन ज़रूरी है। अगर मन में आपकी दुविधा है कि इस ट्रीटमेंट पे जाना चाहिए या नहीं, या ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है, आपको 2, 4, 5 विजिट्स हो चुकी हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ मिस हो रही है, तो आपको सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए। ये तो आपका मतलब राइट है, अधिकार है, आप बिल्कुल सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। खासकर अगर कोई कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है, कोई क्रिटिकल बीमारी है, तो आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, लेकिन बशर्त है उस समय जिसके बारे में बात हो रही है वो स्टेबल हो। मतलब उसकी कंडीशन ऐसी हो कि आप सेकंड ओपिनियन अगर आप एक्टिव हार्ट अटैक में किसी हॉस्पिटल पहुंचे, वो टाइम नहीं है सेकंड ओपिनियन लेने का, आपके पास समय नहीं है उस समय, आपके पास समय है, आप प्लीज़ सेकंड ओपिनियन लीजिए। नॉट एन इमरजेंसी। इमरजेंसी में आप जहां पहुंचे हैं, प्लीज़ उसको ट्रस्ट करके आगे बढ़िए। जी सर, अगला प्रश्न मेरा जो है 40+ एज ग्रुप के लिए है। अगर कोई व्यक्ति 40 की एज को क्रॉस कर गया है तो कहा जाता है कि उसके बाद उसको रूटीन चेकअप्स कराते रहना चाहिए, तो ऐसे कौन कौन से चेकअप्स हैं जो 40+ की एज के लोगों को अक्सर कराते रहना चाहिए और किस फ्रीक्वेंसी पर कराने चाहिए? करेक्ट। तो रविंद्र जी, मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट टेस्ट बताता हूँ, ऐसे तो लिस्ट तो बहुत सारी हो जाएगी। कंप्लीट ब्लड पिक्चर, लिपिड प्रोफाइल, ECG, HSCRP, एको, TMT, ये 6 टेस्ट आपने बताए। मोटे मोटे टेस्ट है, ये तो सबको करना ही चाहिए। आप इसके बियॉन्ड भी जाइए, जितना बियॉन्ड जाएंगे आपको अपने शरीर के बारे में पता चलेगा। जैसे मान लीजिए आपने शुगर भी चेक कर लिया, लेकिन ये टेस्ट मस्ट है हार्ट हेल्थ के लिए। जी, और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? अगर फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब स्ट्रॉन्ग से मतलब ये होता है कि अगर आपके परिवार में किसी की एंजियोप्लास्टी, आकस्मिक मृत्यु, कम उम्र में बाईपास होना, सडन डेथ, ये सब नहीं है, तो आप 1.5 से 2 साल में करा सकते हैं। अगर ये सब है तो एनुअली कराना चाहिए, हर साल कराना चाहिए। मतलब डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि हार्ट या बॉडी से में कोई और डिजीज़ रही हो, आपकी फैमिली में रही हो या आपको रही हो, तो उस स्थिति में ये टेस्ट हैं थोड़ा जल्दी कराने की सलाह दी जाती है, और अगर ऐसी हिस्ट्री आपकी नहीं है तो थोड़ा आप उसको डिले के साथ करा सकते हैं। तो सर, इसके साथ हम एपिसोड को क्लोज़ करने की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारा एक लास्ट प्रश्न है, मेरा प्रश्न नहीं है, हमारे दर्शकों का प्रश्न है। उसमें उन्होंने ये जानना चाहा है कि जो आपके टेस्ट होते हैं, उनने पूछा है कि जो टेस्ट होते हैं वो डर के लिए होते हैं या स्पष्टता के लिए होते हैं? नहीं, ऑब्वियसली टेस्ट सारे स्पष्टता के लिए होते हैं। इसमें ट्रीटमेंट, उपचार करने में सहायता मिलती है। कभी कभी आप टेस्ट कराते हो, कुछ नहीं निकलता है, तो डॉक्टर का, मरीज़ का, उसके साथ वालों का आत्मविश्वास बढ़ता है कि ठीक है, हम सेफ हैं और उपचार की ज़रूरत नहीं है। तो टेस्ट तो कई बार इसलिए भी कराए जाते हैं कि हम आपको दवाई दे भी कि नहीं। ज़बरदस्ती भी कोई भी मेडिकेशन देना, मैं मानता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो ठीक नहीं है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो टेस्ट कराइए, साबित करें बीमारी है तो दवाइयाँ लीजिए या उपचार कराइए। जी, तो इसके साथ साथ हम ये चाहेंगे डॉक्टर साहब कि इस ओवरऑल एपिसोड की जो हमने चर्चा की है, एक बार हमारे दर्शकों को शॉर्ट में पूरी इसकी समरी समझा दीजिए, ताकि उनको अपने डिसीज़न, खास तौर से जो टेस्ट को लेकर के डिसीज़न लेने में आसानी हो, और जो डर वाली बात है वो ना रह करके उनके दिमाग में भी आए कि ज़रूरी है और स्पष्टता के लिए ज़रूरी है। जो हार्ट से रिलेटेड टेस्ट है वो हमको इन डेप्थ, गहराई में हार्ट की बीमारी के बारे में बताते हैं। बीमारी है कि नहीं ये भी बताते हैं, बीमारी कितनी है
किस लेवल की है, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट ज़रूरी है। अब ट्रीटमेंट के उदाहरण पे दवाइयाँ भी हैं, एंजियोप्लास्टी भी है और बाईपास भी है, लेकिन हमको कौन सी चाहिए ये तो कोरोनरी एंजियोग्राफी के बाद ही पता चलेगा। इसलिए टेस्ट से आप घबराएं नहीं। जो ईसीजी है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताता है, अक्यूट अटैक, चालू अटैक, इसमें बताता है कि अटैक है कि नहीं। जो ब्लड टेस्ट है वो इस अटैक को कंफर्म करते हैं। जो एको है वो एक आँखों से हम हार्ट को धड़कते हुए लाइव देखते हैं, सोनोग्राफी के माध्यम से छोटा सा टेस्ट होता है और उसमें हमको उसकी बनावट के बारे में पता चलता है। जो ट्रेडमिल टेस्ट है वो अंदरूनी छुपे हुए ब्लॉकेज को उजागर करने का एक टेस्ट है। उससे ये पता चल जाता है कि जब भी हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, हम तेज़ पैदल चलते हैं, तो क्या कोई ईसीजी में बदलाव आते हैं, जिसके आधार पे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हार्ट की नसों में कोई सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है कि नहीं। जो सीटी एंजियोग्राफी है वो एक स्क्रीनिंग टूल है। एक्यूरेसी में कोरोनरी एंजियोग्राफी से नीचे है। कोरोनरी एंजियोग्राफी सबसे ज़्यादा एक्यूरेट टूल है, लेकिन अगर सीटी एंजियोग्राफी बताता है कि बीमारी नहीं है तो उसकी एक्यूरेसी को मान्यता देते हैं और आगे टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर सीटी एंजियोग्राफी ये बताता है कि इसमें कुछ परसेंटेज का ब्लॉकेज है, फॉर एग्जांपल 50, तो उसको कंफर्म करने के लिए हमेशा एक कन्वेंशनल एंजियोग्राफी करनी चाहिए। कन्वेंशनल एंजियोग्राफी 10 से 15 मिनट का प्रोसेस होता है। बहुत ही माइनर सा पिन प्रिक जितना पेन होता है और उसके अलावा इसमें कोई ज़्यादा बड़े कॉम्प्लिकेशन नहीं है। होप इट हेल्प्स। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। दर्शकों, आज मैं समझता हूँ कि आपकी जितनी भी टेस्ट को लेकर के चिंताएं होंगी, कई बार आपको लगता है कि ये टेस्ट ज़रूरी थे, नहीं थे, उनके आपको आंसर मिले होंगे। और ये मान के चलिए कि अगर आपके चिकित्सक आपको किसी भी तरह के टेस्ट प्रेस्क्राइब कर रहे हैं तो उसके पीछे उनका उद्देश्य यही होता है कि बीमारी की जड़ तक जाया जा सके और कोई ऐसी चीज़ आपके शरीर में, आपकी बॉडी में ना छूटे जो आगे जा कर के आपको तकलीफ़ दे। और कई बार ऐसा होता है कि अगर वो चीज़ छूट जाती है तो जो टेस्ट अभी हम करा रहे हैं उससे हमारा जल्दी और शीघ्र इलाज हो सकता था, लेकिन आगे वो समस्या बढ़ जाती है और उसमें कहीं ज़्यादा हमारे खर्चे भी होते हैं और हमें परेशानी भी उठानी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि आपके टेस्ट से जुड़े हुए प्रश्नों के सारे उत्तर मिल गए होंगे। इसके बावजूद अगर आपके दिमाग में कोई और चीज़ें छूटती हैं, कोई और प्रश्न छूट रहे हों, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिएगा। डॉक्टर साहब से अगले एपिसोड में जब हम चर्चा करेंगे तो उनके उत्तर लेने की कोशिश करेंगे। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।